नमस्कार दोस्तों। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, दया कीजिए। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में एक एसडीएम साहब सुप्रीम कोर्ट में रो रहे थे और बार बार यूं ही रोते हुए गुहार लगा रहे थे। जस्टिस गवाई ने कहा, जब उनके घर आप तोड़ रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे और वो बच्चे बिलख रहे थे जो बेघर हो रहे थे, जिनसे छत छिन रही थी, जिनका सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तब आपको रहम नहीं आया था? तब आप भूल गए थे कि हमने भी कुछ निर्देश दिए? तब आप किस धौंस में थे? और आज यह रोना क्यों रो रहे हैं? जी हां, बुलडोजर चलाने वाले एसडीएम को यही जवाब दिया बी.आर. गवाई ने, जो हमारे होने वाले चीफ जस्टिस। और बी.आर. गवाई ने कहा, जब किसी की छत छीनते हो तो तुम्हें सोचना चाहिए। ये एसडीएम थे आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने यह घटना की थी। यह पहला एक नजीर है जो 2 महीने की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना लगाकर उन्हें जेल भेजने को कह दिया। निश्चित रूप से सर्वोच्च अदालत का यह फैसला आने वाले वक्त में तमाम अफसरों के लिए, तमाम लोगों के लिए नजीर होगा कि जान लीजिए, यदि आप यह हरकतें करेंगे तो यह हो सकता है सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। जी हां, सरकार नहीं बचा पाएगी। यदि न्यायपालिका न्याय करने लगे तो घबराहट होती है चोरों को। चोर चिल्लाने लगते हैं, रहम मांगने लगते हैं या आरोप लगाने लगते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। अब आ जाता हूं कि इस तरह की घटनाएं जब हो रही हो, तब हमें राहुल गांधी की वह बात याद आती है कि हर समय ये नहीं रहेंगे। जो गलत कर रहे हैं वो सोच लें कि जब हम आए तो वह करेंगे कि फिर कोई दूसरा यह करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह बात समझने की जरूरत है। बहरहाल, कौन समझेगा नहीं समझेगा यह अलग विषय है, लेकिन निशिकांत दुबे के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के अटॉर्नी जनरल से यह आग्रह किया है कि वह उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाने का अनुमति प्रदान करे। जी हां, अनुमति प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट बड़प्पन दिखा रहा है कि स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन यदि उसने यह कर दिया तब क्या रह जाएगा? सोचना चाहिए सरकार। बहरहाल, सरकार क्या सोचेगी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है उपराष्ट्रपति, जो लगातार तमाम इस तरह की हरकतें करता रहता है, जो कभी नरेंद्र मोदी के आगे बिल्कुल चरणबद्ध हो जाता है और करबद्ध होकर के बिल्कुल उनके चरणों में गिर पड़ता है। वही अब कहता है कि संसद सर्वोच्च नहीं, संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत का संविधान 3 जो है स्तंभों पर खड़ा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और ये तीनों है, सबके अपने अपने राइट्स हैं और सब जिसके पास में रिपोर्ट करते हैं वह राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति, यानी वो दोनों उस स्तर पे हैं। तो इससे यह बात मत कहिए। और यही बात यशवंत सिन्हा साहब ने कही, जो
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तमाम अहम मंत्रालयों के मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब आप गलत कह रहे हैं, आप वकील रहे हैं लेकिन आपको वकालत की बेसिक जानकारी नहीं है। यह दुखद है क्योंकि हमारे यहां सबको चेक एंड बैलेंस के हिसाब से रखा गया है। जी बिल्कुल, ये तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश देता है। तो इन्हीं आदेशों के दौर में मैं आ जाऊं तो जब यह हो रहे हैं तो क्या कहता है निशिकांत दुबे कि उस समय इंदिरा जी के समय में उसके पहले जजेज ऐसे ही लगा दिए जाते थे जिन्होंने वकालत नहीं करी होती थी। तो साहब उन्हें शायद ये जानकारी नहीं, उस समय तक आईसीएस में दो तरह की परीक्षाएं होती थी, एक आईसीएस सिविल और एक आईसीएस जुडिशियल। तो आईसीएस जुडिशियल के जो लोग होते थे उनको जजेज भी लगाया जाता था और उनको चीफ जस्टिस तक जाते थे। तो उसी कड़ी में मिस्टर वाचू चीफ जस्टिस लगे थे। और एक बात बता दूं कि उस जमाने में कांग्रेस के समय में कभी भी पक्षपात नहीं होता था। यह सोच के नहीं लगाया जाता था कि यह कांग्रेस का है, यह जनसंघ का है, यह जनता पार्टी का है, यह किसका है। कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी काबिलियत समझ में आती थी आवेदन करता था और जो तय हो जाता था, कमेटी तय करती थी, वो लग जाता था। तो उसी कड़ी में उस लोढ़ा को भी लगाया गया था जो जनसंघ का कई बार अध्यक्ष रहा था, मंत्री रहा था और उसके बाद उसे असम का चीफ जस्टिस लगाया गया। तो यह जान लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होता था। और इस तरह से सभी दलों के से जुड़े हुए तमाम सारे लोग, क्योंकि अच्छे वकील ही उस समय वकालत में आते थे, कानूनविद वकालत में आते थे। हमारी संविधान सभा में इतने महान महान कानूनविद थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं उनकी यही स्थिति है। चलिए, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये बता दूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है यह जरूर पता चल गया। और उनके यहां कैसे न्यायपालिका को धमकाया जाता है और धमका करके सब कुछ कराया जाता है, इसका एक उदाहरण आरएसएस के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने दे दिया। और उन्होंने बता दिया कैसे नरेंद्र मोदी ने गोगोई को, जस्टिस गोगोई को धमकाया था सुप्रीम कोर्ट जाकर के कि ये देख लीजिए कागज है हमारे पास, आप कैसे फंस जाएंगे, आपके दामाद का क्या है। और फिर उनसे जो चाहा वो नचा के करा लिया, नचनिया की तरह से काम कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहे हैं। सुन लीजिए। और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तो कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई क्लर्क तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है, कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है। जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और वो छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले एक पर्चा निकाला,
ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए। जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से धमका करके, डरा करके फैसला कराने का, तो यह बता दिया गया कि राम मंदिर का, इससे यह साबित हो गया कि जो बात जजमेंट में तमाम 5 जजेस की बेंच ने लिखी है कि जहां राम मंदिर बनाने की अनुमति दी गई वहां कभी राम पैदा हुए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। कभी कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी, इसका कोई सबूत नहीं है। वहां कुछ नहीं है। बावजूद इसके लिखा गया, चूंकि मस्जिद टूट चुकी है और मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है, चूंकि ये लोग आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं कि यहीं पैदा हुए थे, इसलिए इसको दे दिया जाए, मंदिर बन जाए और थोड़ी दूर पे मस्जिद बनाने के लिए उससे डबल जगह दे दी। यानी आप समझ लीजिए, सब मान लिया कि गुनाह हुआ था, गलत हुआ था, सारी चीजें मुस्लिमों के साथ गलत हुई थी, बावजूद इसके दे दिया गया। यह बता रहा है कि न्याय नहीं हुआ था, बल्कि डरा कर कराया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, यह आरएसएस का वह व्यक्ति कह रहा है जो उनके मुखपत्र के लिए काम करता है, जो उनके लिए काम करता है, जो आरएसएस का है। तो वह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यह बात बता रहा है। अब आप जान लीजिए, जब यह लोग यह बताते हैं तो वह बात साबित होती है जो बात बार बार कही जाती थी और आज भी कही जाती है। कैसे अदालतों को डरा डरा कर तमाम चीजें कराई गई हैं। तो उसी कड़ी में निशिकांत या जगदीप धनखड़ या दिनेश शर्मा या और दूसरे तमाम सारे बीजेपी के नेता इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो जान चुके हैं एक डरपोक जज था जिसने सरेंडर कर दिया था। ये वैसी ही बात है जैसे बताया गया, कुलदीप नैयर ने बताया मोरारजी देसाई को कि आपका बेटा पीएमओ से बैठ के दलाली का धंधा चला रहा है। तो उन्होंने कहा अब कुछ भी कर रहा है करने दीजिए, मैंने अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली थी, तो अब मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। यानी आप समझ लीजिए, जो कह के आते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे होंगे, वो ये करते हैं और इसके उदाहरण मौजूद है। उसके बाद इन्होंने आगे ये भी बताया कि उन्हें इनाम में कैसे दिया गया, जो वायदा था वो दिया गया कि आपको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा का सदस्य। तो यह सब अपने आप में उदाहरण, कभी कांग्रेस ने एक भी जज को कभी नॉमिनेट नहीं किया है। कोई या तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है, या कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ा है, या कोई किसी और चुनाव को लड़ा है और कठिन परिस्थितियों में लड़ा है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि किसी को मलाई नहीं खाने दी गई और तुरंत नहीं दिया गया। एक कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही कोई चीज मिली। लेकिन इनके यहां त्वरित सारी चीजें चलती, इधर दो उधर लो। इसकी आदत होती है, पुरानी आदत होती है। कोई भी व्यापारी से पूछ लीजिएगा, व्यापारी ज्यादातर ऐसे ही धंधा करते हैं। तो धंधा करना, जो खुद ही कहते हैं कि गुजराती के खून में है, तो धंधा कर रहे हैं, वो असल में सरकार नहीं चला रहे। तो यह इस बात का सबूत है। इसके बाद एक और अब बात पे आ जाते हैं। एक और अच्छी चीज है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक अच्छी चीज यह है कि जिस मुस्लिम समुदाय को बार बार ये कोसते हैं, जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, वहां मारा गया है एक शख्स, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसके परिवार को बचाने के लिए आगे आए। यानी आप समझ लीजिए, आतंकी अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। मुस्लिम आतंकी नहीं, वो बचाने के लिए उनको दौड़े, अपनी जान पे खेल के दौड़े और बचाया है।
तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो ये करता है। और जिसे नरेंद्र मोदी पंचर बनाने वाला कहते हैं, उसका भी एक रिजल्ट आ गया है। पहले तो इस देश में टॉप करने के लिए शक्ति दुबे नाम की जिस लड़की ने टॉप किया है, उस लड़की की बड़ी अच्छी कहानी है। और कहानी यह है कि उस लड़की ने 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद तैयारी कर रही थी, बार बार वो असफल हो रही थी और टूटने लगी थी एक सब इंस्पेक्टर की, जो हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बना था, उसकी बेटी टूटने लगी। उसी समय 2022 में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया, उसने उस लड़की को इतनी ताकत दे दी कि उस लड़की ने पूरे जज्बे के साथ फिर तैयारी शुरू की और 2024 के बैच में वो टॉप करी है। 2023 के बैच में वो उस जगह तक पहुंची थी, उसके पहले तक वो प्री में ही रह जाती थी। 2023 में वो मेन में गई और इंटरव्यू तक पहुंची और उसके बाद इस बार उसने टॉप किया है। अब आप सोच लीजिए, 2008 में पास आउट किया था, इतने साल 7 साल हो जाते हैं, परिवार सब कोई जाने क्या क्या कहने लगते हैं। उस लड़की ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ अपने को मजबूत किया और करके रिजल्ट दिया है। तो धन्यवाद हो, उस तरह से सबको वो करने की जरूरत है। तो उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जब पंचर वाला बताते हैं तो पंचर वाले में बड़े सारे आ रहे हैं। जो 100% परसेंटाइल का एक लड़का मुस्लिम जो है IIT JEE में मध्य प्रदेश में भी टॉप कर गया, बिहार में भी टॉप कर गया। तो साहब इसके बाद में जब IAS का रिजल्ट निकला है तो UPSC के रिजल्ट में 26 मुस्लिम लड़के, वो जिन्हें पंचर वाला कहते हैं, वो 26 लड़के सेलेक्ट हुए हैं और बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर किसी सहायता के अपने बूते से सेलेक्ट हुए 26 बच्चे। तो पंचर वाले 26 सिविल सर्विसेज में आ गए, उनमें 2 बच्चे टॉप 100 में हैं। तो इससे आप समझ लीजिए किसी को जो लांछित करने की वो नहीं होती है। सदैव हर व्यक्ति की वैल्यू समझनी चाहिए। किसी को इस तरह से यदि आप नीचे गिराते हैं तो निश्चित रूप से दुखद होता है। इसीलिए कहते हैं सबको संबल मिलना चाहिए। जो कमजोर है उसे सपोर्ट दीजिए और उसे उस बराबर में आके लाके खड़ा कीजिए, और जो मजबूत है वो अपने बूते खा, तो सब मिलके लड़ेंगे, लड़ाई जीत लेंगे। तो शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की उम्मीद लगातार जगाई है, इसके लिए शुक्रिया संजीव खन्ना का, BR गवई का, क्योंकि जिन चंद्रचूड़ से हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी वो क्या निकले हम सब ने देख लिया है। जो गोगोई क्या थे क्या नहीं थे सबको पता चल गया है। तो इंसाफ का जब कत्ल हो रहा हो, ऐसे में यदि कोई इंसाफ की अलग जगा रहा हो तो अच्छा लगता है। जय